guys, how are you? Welcome to our channel The Learning Hub. Guys, आज हम BHT के सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो है हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल. गाइस, ये 14 प्रिंसिपल बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है गाइस, लेकिन हम इसे इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि हम इसे कभी भूलेंगे ना, पेपर के बाद भी ना भूलें. तो गाइस, आज हम पहले थोड़ा सा हेनरी फ्योल के बारे में जान लेते हैं. ये कौन थे, कब बॉर्न हुए, कहाँ बॉर्न हुए. गाइस, ये 1841 में बॉर्न हुए, 1925 में इनकी डेथ हुई. गाइस, इनका बॉर्न हुआ था फ्रांस में. और गाइस, ये माइनिंग इंजीनियर थे और एक मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे. ये इतनी इनके बारे में गाइस नॉलेज ठीक है, पेपर में इनके बारे में आता नहीं है, बट हमें फिर भी पता होना चाहिए. जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो जरूरी होता है, क्योंकि हमें रट्टा तो नहीं मारना, हमें समझना है, इसलिए पता होना जरूरी होता है. तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल. गाइस, इसका पहला गाइस, ये थोड़े से प्रिंसिपल जो है ना, थोड़ा सा ये ट्रिकी है. तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक पार्ट, इसका मतलब एक पार्ट में इसके हाफ 7 तक करेंगे. इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी सून रिलीज करूंगा, उसमें मैं नेक्स्ट कराऊंगा, क्योंकि हमारे सारे भाइयों दोस्तों को समझ आना चाहिए. इसलिए हम इतना रश नहीं करेंगे कि उनका समझ ना आए और वो बोर हो जाए, क्योंकि ट्रिकी है थोड़े से. तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन. गाइस, इसका मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू फ्योल, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड ग्रुप ऑफ टास्क. वर्क जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, और हर एम्प्लॉइज को ये वर्क एक किसी बंदे पे लोड नहीं पड़ना चाहिए. हर एम्प्लॉइज में ये वर्क बंटना चाहिए, जिससे कि ये उनको अपने काम में स्पेशलाइजेशन आए. ये वर्क बांटने से प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और गाइस, इसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो इफेक्टिव भी आएगा और एफिशिएंटली भी आएगा. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, each performed by a specialist who is specialized to perform their task. और गाइस, जो हम उन्हें टास्क दें वो उनकी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज पे उनके मतलब वो टास्क सूट करता हो. गाइस, इससे ऐसे मान लो कि एक फर्म में एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, रीजनल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है. तो हर बंदा उस डिपार्टमेंट में अलग अलग काम, मतलब हर डिपार्टमेंट का एक अलग बंदा होना चाहिए उस अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो. इससे इफेक्टिव और एफिशिएंट आउटपुट मिलेगा. गाइस, आपको समझ आ गया होगा. सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. गाइस, ये जो प्रिंसिपल है, ये अथॉरिटी का मतलब होता है गाइस, अथॉरिटी मींस राइट टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ऑबिडियंस इन रिटर्न. गाइस, इसका मतलब ये है कि हम ऑर्डर दें और हम उम्मीद करें कि हमारा काम अच्छे से होगा, और हाँ, वो हमारा काम के लिए मना नहीं करेगा. तो गाइस, इसमें आगे ये भी है कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी. फर्स्ट वन इज ऑफिशियल अथॉरिटी, सेकेंड वन इज पर्सनल अथॉरिटी. ऑफिशियल अथॉरिटी मींस अथॉरिटी टू कमांड, मतलब सबको अथॉरिटी देना, पूरे ग्रुप को, पूरी फर्म को अथॉरिटी देना. और पर्सनल अथॉरिटी का मतलब होता है अथॉरिटी टू पर्सनल इंडिविजुअल मैनेजर, इंडिविजुअल पर्सन. और गाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द जॉब असाइंड ऑन टाइम. जो भी तुम्हें काम मिला है उसे तुम पूरा करके अच्छे दो. अकॉर्डिंग टू फ्योल के मुताबिक, दो देयर शुड बी कंप्लीट इक्वल, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये क्या बोलते हैं अथॉरिटी होगी, इसके बीच में बिल्कुल ये इक्वल होना चाहिए. एक ज्यादा एक कम नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी इक्वल बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. गाइस, बैलेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में. अगर हम अथॉरिटी देते हैं किसी एम्प्लॉय को विदाउट फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो अपनी अथॉरिटी का मिस यूज करता है. कैसे, हम एक एग्जाम्पल समझेंगे तो ज्यादा आप लोगों को क्लियर होगा. गाइस, इसमें ये है, अगर सपोज करो एक एम्प्लॉय को, सेल्समैन को, उन्होंने एक डील करने के लिए बायर से 60 दिन का क्रेडिट पीरियड देने का, एक सपोज करना 60 दिन का क्रेडिट पीरियड देने का उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को, अगर तुम्हें बायर से डील करनी है, तुम 60 दिन का क्रेडिट पीरियड से ऊपर तुम दोगे नहीं, और ये 25 लाख की डील करनी है तुम्हें, तो 60 दिन का तुम ऑफर क्रेडिट पीरियड दे दोगे. बट एम्प्लॉय ने क्या करा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ये सुनी नहीं, उसने 60 की जगह 100 दिन का क्रेडिट पीरियड दे दिया. तो उससे क्या होगा गाइस, उसने अपनी अथॉरिटी का मिस यूज करा. तो इसलिए कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए. ऐसे ही गाइस, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे देंगे विदाउट फिक्सिंग एडुकेट अथॉरिटी, तो वो पर्सन जो होगा, एम्प्लॉय जो होगा, वो इनएडुकेट हो जाएगा, वो अनयूज, मतलब वो फिर काम नहीं कर पाएगा. जैसे कि एक सपोज करो, एक स्कूटर या कार बनाने वाली फर्म है, उन्होंने इनका टारगेट रखा कि हमें 250 कार पर डे में बनानी है.
बट उनके मैनेजर ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बट उनके मैनेजर ने उनको अथॉरिटी नहीं दी कि जो 250 पार्ट का जो मटेरियल होगा, जो टूल्स सब कुछ चाहिए होंगे, वो तुम कहां से करोगे और तुम्हें परमिशन है कि नहीं है तुम्हें वहां से माल उठाने की। तो गाइज वो कैसे उठाएंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गई, वो पर्सन तो इन्फेक्टिव हो गया, वो तो हाथ तक धरे बैठे रहेगा, वो कहेगा मैं कहां से उठाऊं यार सामान, जब तुमने मुझे ऑर्डर दे दिया तुम सामान उठाने की जगह नहीं बता रहे हो, तो वो तो बंदा इनफेक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं देयर शुड बी कंप्लीट बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ईजी था ये। थर्ड वन है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है, डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयज एग्रीमेंट फॉर द बेटर वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन रूल्स की इज्जत करना, एम्प्लॉय के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसकी रिस्पेक्ट करना, ये बहुत जरूरी होता है कंपनी के लिए और एम्प्लॉयज के लिए। गाइज ऐसा इसमें क्या आएगा, इसमें ये आएगा कि क्लियर और फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए, ठीक है गाइज, और गुड सुपीरियर्स होने चाहिए ऑल लेवल पे, और अगर कुछ कोई एम्प्लॉय बार बार गलती करता है उसके लिए पेनल्टी भी होनी चाहिए। गाइज फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैनेजमेंट एंड लेबर दोनों एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं। उस एग्रीमेंट में वो ये कहते हैं, लेबर कहती है कि हम एक्स्ट्रा वर्क ओवर टाइम करने के लिए तैयार हैं, बिना एक्स्ट्रा इनकम के, बिना एक्स्ट्रा चार्जेस के। और साथ ही साथ इसी के साथ कंपनी एक वो करती है, कंपनी कहती है कि हम भी अपने शेयर्स, जब हमारा आगे प्रॉफिट होगा तो हम अपने एम्प्लॉयज का शेयर करेंगे। तो दोनों को उस पे बात पे वो रहना चाहिए, मतलब अपनी बात पे अटल रहना चाहिए कि दोनों, हाँ अगर हमारी इनकम होगी और हम अगर साथ देंगे तो हम पूरा करें, जो हमने कहा स्टेटमेंट को पूरा करें। तो भाई डिसिप्लिन का मतलब ये होता है। चौथा है गाइज, फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। गाइज ये बहुत बहुत मैं कहूंगा, फिर कह रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। आप पेपर में करके जरूर जाना, मेरे बोर्ड के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज यूनिटी ऑफ, इसी के बेस पे क्वेश्चन है, वो आई थी केस स्टडी, उसमें केस स्टडी में घुमा फिरा के यूनिटी ऑफ कमांड पूछा था। तो हम इसको अच्छे से करेंगे। गाइज यूनिटी ऑफ कमांड में ये होता है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड ओनली वन बॉस फॉर वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। एम्प्लॉय को ऑर्डर सिर्फ एक ही बॉस से मिलना चाहिए। अगर उसे ऑर्डर किसी एक से ज्यादा 2-3 बॉस से मिलेगा तो जो वो पर्सन होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसके माइंड में क्योस हो जाएगी, वो फिर कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड बी ओनली एंड ओनली वन बॉस फॉर वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। if the employee get the order from more than one boss, then the principle of unity of command is violated। आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? तो गाइस इसका मतलब ये होता है, सपोज एग्जांपल लो, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि हम तुम्हें सेल करनी है। सेल्स मैनेजर ने कहा तुम्हें सेल करनी है, कंपनी का टारगेट तुम्हें सेल करना है 250 स्कूटर दिन में सेल करनी है बाय गिविंग अ 10% डिस्काउंट। बस फाइनेंस मैनेजर ने कहा नहीं, तुम 10% डिस्काउंट नहीं दे सकते, इससे हमारे, तुम ज्यादा से ज्यादा 5% दे सकते हो, इससे हमारी रेवेन्यूज का लॉस होगा। तो दिस टाइप ऑफ कंफ्यूजन अराइज बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द बॉस। तो गाइस पर्सन एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसकी बात मानूं, मैं सेल्स मैनेजर की बात मानूं या फिर फाइनेंस मैनेजर की बात मानूं, मेरे को अपना टारगेट भी पूरा करना है, मेरे को डिस्काउंट भी ज्यादा नहीं देना। तो वो बंदा इन्फेक्टिव हो जाएगा, वो बंदा क्या करेगा, फिर वो बंदा एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। तो इससे फर्म का अचीव गोल नहीं होगा जो अचीव करना चाहती है वो। तो इसके लिए गाइस उसको ओनली वन बॉस होना चाहिए वन एम्प्लॉय के लिए, ठीक है गाइस। अब आता है फिफ्थ, आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। गाइस इसमें ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कि ऑल द यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू फोकस्ड एफर्ट एंड कोऑर्डिनेशन। सारे बंदे जो भी काम करें, सारे व्यक्ति जो भी एम्प्लॉय होंगे, वो एक ही गोल को, जो पूरी फर्म एक ही मतलब एक ही गोल पे चले, एक ही चीज को अचीव करने के लिए काम करे। एवरी यूनिट हैव अ मस्ट हैव, इसका एक स्लोगन भी है, एवरी यूनिट हैव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। हर बंदे का एक ही प्लान होना चाहिए, ये नहीं कि एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, गोल वहां है। तो हर बंदे को एक ही चीज अचीव करनी है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। गाइस इसका मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, गाइस अगर आप सपोज करो जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होगा ना, वो हमेशा सुपरसीड करेगा, वो हमेशा ऊपर होगा एक एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से। सपोज एग्जांपल, इफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, विद द मिनिमम सैलरी मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम काम मिले हमें एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी से, और साथ ही एम्प्लॉयज का चाहते हैं हमें मैक्सिमम सैलरी मिले इतने से काम में। फर्म चाहती है इतनी सैलरी में इतना काम मिले, ठीक है, एम्प्लॉय चाहते हैं इतनी सैलरी में इतना काम मिले। तो गाइस ये अगर मान लो
क्या बोलते हैं, ऐसे टाइम में फर्म का इंटरेस्ट सुपरसीड होगा, बिकॉज इसलिए क्योंकि लार्ज इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स का, कस्टमर्स, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, ठीक है गाइस, और सारे बंदों का कंपनी में पैसा लगा होता है, तो वो कुछ पीपल, एम्प्लॉयज के लिए, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के लिए अपना नुकसान नहीं करेंगे, ऐसे में कंपनी का इंटरेस्ट सुपरसीड होगा। ठीक है गाइस। लास्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। गाइस इसका मतलब ये होता है जो रिमोरेशन, जो सैलरी होगी, रिमोरेशन मतलब होता है सैलरी, वेजेस जो होंगे वो फेयर और इक्विटेबल होने चाहिए बोथ। अगर हमें कम से कम पर्सन को इतनी सैलरी देनी चाहिए एम्प्लॉयज को कि उनका रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, कि मतलब वो अपनी जिंदगी जी सके, ये नहीं कि तुम मुझसे काम करो, तुम मुझसे पैसे ना दो, और साथ ही साथ वो कस्टमर्स की तो जो वो ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी के अंदर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब यही है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी इक्विटेबल एंड फेयर टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच गिव हिम एटलीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड इसके साथ ही साथ फर्म का होना चाहिए एट द सेम टाइम इट शुड बी इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। गाइस ये साथ के साथ आपको उम्मीद है मेरे को कि आपको ये पसंद आए होंगे। इसके जो अगले 7 बचे हैं, ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, एस्पिरिट द कॉर्प्स, वो हम अगली पार्ट 3 वीडियो में जो सेकंड चैप्टर की आएगी हम वो उसमें करें। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन करें, जिससे आपको हमारी ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए गाइस स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू।